अभी आज के वीडियो में हम समझते हैं कि ये चैट जीपीटी और ये जो चैट टूल्स है वह प्रीलिम्स के लिए तो काम करते हैं, मतलब कि एमसीक्यू टेस्ट के लिए तो यह अच्छे से काम करते हैं। एमसीक्यू में टेस्ट बना सकते हैं, क्विज़ बना सकते हैं, एक्सप्लेनेशन ले सकते हैं, यह सब कर सकते हैं। लेकिन क्या यह यूपीएससी मेंस के लिए काम करता है कि नहीं, या फिर कोई स्टेट पीसीएस की मेंस एग्जाम कि जहाँ पर रिटर्न डिस्क्रिप्टिव तरीके से, वर्णनात्मक तरीके से कुछ लिखना हो, तो वहाँ पर ये आंसर राइट कर सकता है कि? तो उसका जवाब है हाँ, यस। अगर सही महीने में देखें तो चैट जीपीटी जो है वो इसके अंदर तो बहुत ही और अच्छी तरीके से काम कर सकता है। मेंस के अंदर तो यह बहुत ही एक्सपर्ट है, क्योंकि इसका काम ही मेन क्या है, चैट जीपीटी का मेन काम ही है डिटेल में, डिस्क्रिप्शन में अच्छी तरीके से चीज़ों को एलोबोरेट करना, यही उसका अच्छा काम है। प्रीलिम्स और अगर मेंस की कंपैरिजन करें तो मेंस में तो चैट जीपीटी आपकी बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगा। मेंस के अंदर यह आपको एक एक्स्ट्रा एज देगा और मेंस के जितने भी पॉइंट है, कॉन्सेप्ट है, वह आपको बहुत ही अच्छी तरीके से क्लियर करेगा। आप कुछ लोग बोलेंगे कि मैं नहीं मानता, तो चलिए हम देख सकते हैं। ये विजन आईएएस की 2022 की टेस्ट सीरीज है, एथिक्स का पेपर है। हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं यहाँ पर के क्या दिया गया है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड ए एनवायरमेंट एथिक्स, ये नहीं लेते हैं, दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। एक मिनट, यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया गया है कि एक्सप्लेन द नीड ऑफ एथिक्स इन पब्लिक लाइफ, मेंशन वेरियस सोर्सेज ऑफ एथिकल गाइडेंस फॉर अ सिविल सर्वेंट। यानी कि क्वेश्चन इन शॉर्ट क्या बता रहा है कि पब्लिक लाइफ में एथिक्स का क्या महत्व है। अभी देखो, अभी यहाँ पर भी आपको जो है वो जो मैंने बोला, अभी इसको अच्छे से देखने के लिए इस तरीके से कर देते हैं कि एक्सप्लेनिंग द नीड ऑफ एथिक्स इन पब्लिक लाइफ। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, आपको डायरेक्ट यह जो है वो कॉपी करके पेस्ट नहीं करना है। अगर आप डायरेक्ट कॉपी करके ये पूरा का पूरा पेस्ट करेंगे ना, तो आपको आंसर अच्छा नहीं मिलेगा। आपको अच्छी तरीके से इसको ब्रेक डाउन करना है और एक एक तरीके से पेस्ट करना है। सबसे पहले हम यहाँ पर देख लेते हैं कि विजन आईएएस वाले आंसर क्या दे रहे हैं। यहाँ पर डायरेक्ट अंदर घुसते हैं। सबसे पहले कि एथिक्स इन द पब्लिक लाइफ इनकम्पासिस द स्टैंडर्ड ऑफ बिहेवियर। हम डायरेक्ट जो है इसके बॉडी पार्ट के अंदर जाते हैं कि द नीड ऑफ एथिक्स इन द पब्लिक लाइफ के अंदर एथिक्स की ज़रूरत क्यों है। तो इन्होंने कौन कौन से पॉइंट दिए हैं वो हम देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट इन्होंने दिया है बिनोवेलेंस ऑफ टुवर्ड्स ऑल, सभी वर्गों के प्रति दया भावना या फिर बिनोवेलेंस जो प्राप्त कर सके, इसीलिए वल्नरेबल जो पीपल है उसको प्रोटेक्शन की ज़रूरत होती है, इसीलिए इक्विटी और सोसाइटी के अंदर इक्विटी और इक्वालिटी के लिए यह जरूरी है। फिर दूसरा क्या बताया इन्होंने, इंश्योर रिस्पॉन्सिवनेस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी और यह सब हो सके, इसीलिए रिजॉल्व डायलेमा, फिर चेक पॉपुलिस्ट एंड मेजोरिटेरियन टेंडेंसीज, रिमेन ऑप्टिमिस्टिक, रिकॉग्नाइजेशन द पैराडॉक्स ऑफ प्रोसीजर, यह सब बातें जो है वो बताई है। बात की आप एक बार पॉज करके देख लेना। अभी हम यही बात जो है वो चैट जीपीटी को पूछते हैं और देखते हैं कि वह क्या जवाब देता है। मैंने आपको क्या बोला कि इसके लिए आपको क्या करना है, आपको पूरी सभी चीज़ जो है वो ब्रेक डाउन कर देनी है। यहाँ देखते हैं हम क्या पूछते हैं कि नीड ऑफ एथिक्स इन पब्लिक लाइफ कैन बी अंडरस्टूड फ्रॉम द फॉलोइंग पॉइंट। हमें सिर्फ पॉइंट बताना है कि एथिक्स जो है वो पब्लिक लाइफ में किस तरीके से काम करते हैं। तो इसने देखो, इसने कितने सारे पॉइंट दे दिए हैं। इसने यहाँ पर अब देखेंगे तो 10 पॉइंट दिए हैं। विजन आईएएस से भी ज़्यादा पॉइंट है। विजन आईएएस में तो क्योंकि उसमें तो वर्ड लिमिट रहती है, तो इसने सिर्फ 3-4 पॉइंट ही दिए थे। और यहाँ पर अगर देखेंगे तो इसकी लैंग्वेज जो है वो भी बहुत ही सिंपल, बहुत ही सरल है। तो पहले क्या बोलता है कि ट्रस्ट एंड क्रेडिबिलिटी, एथिक्स इन पब्लिक लाइफ, उससे क्या होगा, ट्रस्ट बढ़ता है और क्रेडिबिलिटी भी बढ़ती है। एथिकल बिहेवियर जो है, एथिकल बिहेवियर पब्लिक सर्वेंट का और पब्लिक लाइफ के अंदर, तो उसके क्या होता है, ट्रस्ट क्रेडिबिलिटी, सिटीजन के अंदर ट्रस्ट और क्रेडिबिलिटी बढ़ती है। फिर क्या होता है, अकाउंटेबिलिटी आती है, एथिकल स्टैंडर्ड्स होल्ड, एथिकल स्टैंडर्ड की वजह से पब्लिक ऑफिशियल से अकाउंटेबिलिटी होती है फॉर देयर एक्शंस, अपने काम के प्रति उसको अकाउंटेबल किया जा सकता है। फेयरनेस और जस्टिस जो है वो भी बढ़ेगा, यहाँ पर डिसीजन मेकिंग अच्छे से होगा, अपॉर्चुनिटीज़ अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी इक्विटेबली। देखो यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ आर डिस्ट्रीब्यूटेड इक्विटेबली, यही पॉइंट जो है वो विजन आईएएस में भी था। पब्लिक इंटरेस्ट जो है वो अच्छी तरीके से लीडर जो एथिकल लीडर होगा या फिर जो पब्लिक सर्वेंट जो एथिकल लीडर होगा, तो वो प्रायोरिटाइज़ करेगा किसका, पब्लिक के इंटरेस्ट को, जनता का हित किसके अंदर है उसको प्रायोरिटाइज़ करेगा ओवर द पर्सनल गेन। खुद के इंटरेस्ट से ज़्यादा किसको प्रायोरिटाइज़ करेगा, पब्लिक इंटरेस्ट को, स्पेशल इंटरेस्ट को। तो ये सोशल कोहेसन, सोशल कोहेरेंस એટલે કે सामाजिक एकता, सोशल हार्मनी और वह सब बनाए रखने का काम करेगा। तो यह जो है वो उसके अंदर नहीं था, वो विजन आईएएस के अंदर ये पॉइंट नहीं था, लेकिन यह पॉइंट आप अपने आंसर में लिखोगे तो आपका आंसर और अच्छा रहेगा। लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी, अगर लंबे समय तक कॉन्सिक्वेंसेस अच्छा शासन चलाना है तो एथिकल बिहेवियर होना ज़रूरी है। ग्लोबल रेपुटेशन, देखो यह बहुत ही अच्छा पॉइंट है मेरे हिसाब से, जो उसके अंदर नहीं दिया था। अगर आप यह
पॉइंट अपने आंसर में लिखोगे तो ये एक तरीके से 360 डिग्री एनालिसिस हो जाएगा। सभी पॉइंट को, सभी डायमेंशन को, सभी आयामों को कवर करने वाला यह पॉइंट है। ये कौन सा पॉइंट है कि अगर आप एथिकल बिहेवियर रखेंगे या फिर एथिकल प्रोसीजर का पालन करेंगे पब्लिक लाइफ में, पब्लिक सर्वेंट तरीके से, सिविल सर्वेंट बनकर, तो क्या होगा, अ नेशंस एथिकल कंडक्ट, अगर कोई देश है, कोई राष्ट्र है, वह उसका कंडक्ट एथिकल है इंटरनेशनल अफेयर्स के अंदर, तो क्या होगा, उसकी ग्लोबल रेप्यूटेशन और डिप्लोमेटिक रिलेशन जो है वो एनहांस होगी, वह एफिशिएंट होगी। जैसे कि अगर कोई मान लो कि चाइना है, तो चाइना कुछ भी बोलते हैं तो लोग उसका जो है वो विश्वास नहीं करते हैं। अमेरिका जो है, तो अमेरिका के बारे में भी यह एक बात जानी की है कि अमेरिका कभी भी किसी भी देश को धोखा दे देता है। तो मतलब कि ग्लोबल रेपुटेशन अच्छी नहीं है, क्यों? क्योंकि उनका जो बिहेवियर है वह एथिकल नहीं है। लेकिन अगर मान लो कि कोई नेशन का बिहेवियर एथिकल है तो उसकी इंटरनेशनल रिलेशन, इंटरनेशनल अफेयर, जियो पॉलिटिक्स, उसका जो उसकी फॉरेन पॉलिसी जो है वह और डिप्लोमेटिक रिलेशन, वह रेपुटेशन होगी, लोग उसको इज्जत देंगे। एथिकल फॉरेन पॉलिसी जो है उसकी वजह से पॉजिटिव अलायंस होगी, जितने भी देश लोग होंगे, दूसरे कंट्रीज, दूसरे देश होंगे, तो उसके साथ कोऑपरेशन और अलायंस बनाने में आसानी रहेगी। तो यह एक बहुत ही अच्छा पॉइंट है जो विजन वाले में नहीं दिया था। फिर क्या होगा कि करप्शन जो है वो, भ्रष्टाचार जो है उसको प्रिवेंट, उसको अटकाने का कार्य करेंगे। पब्लिक एंगेजमेंट, अगर एथिकल बिहेवियर है तो पब्लिक के साथ एंगेजमेंट बढ़ेगा। डेमोक्रेसी का सबसे मेन हार्ट क्या है कि डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में भी पब्लिक पार्टिसिपेशन हो और पब्लिक के साथ एंगेजमेंट ज़्यादा हो। लीगल कंप्लायंस यह भी एक अच्छा पॉइंट है। तो यहाँ पर हमने देखा कि एक तरीके से देखें तो मेंस के अंदर, मेंस की बात करें, मेंस जो मतलब कि डिस्क्रिप्शन, वर्णनात्मक की बात करें, तो इसके अंदर तो चैट जीपीटी सबको बीट कर देता है, सबको हरा देता है। तो यह एक पॉइंट आपने, अभी आपको लगेगा कि ये तो सिर्फ एक ही बात है। अभी दूसरा भी देख देते हैं। यहाँ पर कौन सा है कि डिफरेंस बिटवीन वैल्यू एंड, एक ऐसा क्वेश्चन है, अभी यहीं पर देख लेते हैं। अभी यहाँ पर एक क्वेश्चन दिए गए हैं कि एग्जाम्पल देने हैं और डिफरेंस बताने हैं। वाइस एंड वर्च्यू, अभी इस तरीके से देख लेते हैं। वाइस एंड वर्च्यू, तो उसको यहाँ पर दिया गया है कि भाई वाइस क्या है, वर्च्यू क्या है, वर्चुअस पर्सन क्या है, वो इस तरीके से। लेकिन अभी इसको हम चैट जीपीटी के अंदर, डायरेक्ट चैट जीपीटी के अंदर ही मैं आपको बता देता हूँ कि वाइस और वर्च्यू का इसने क्या दिया। एक और क्वेश्चन भी है कि एंड ओरिएंटेड, उसके पहले हम एक दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं कि एक्सप्लेन द नीड ऑफ एथिक्स। एक मिनट, ये नहीं, ये वाला क्वेश्चन, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन एंड ओरिएंटेड वैल्यूज़ एंड मीन्स ओरिएंटेड वैल्यूज़। एंड ओरिएंटेड वैल्यू और मीन्स ओरिएंटेड वैल्यू के बारे में डिफरेंस बताना है। इन योर ओपिनियन विच इज़ मोर इम्पोर्टेंट, पब्लिक सर्वेंट के लिए कौन सी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अभी चलो इसको समझाते हैं। तो इसका आंसर जो है वो ये लोग क्या देते हैं कि ये एंड ओरिएंटेड वैल्यू और मीन्स ओरिएंटेड वैल्यू, इसका डिफरेंस और वो सब दिखाया गया है। ये आपको इसको जो है वो पॉज करके पढ़ लेना। लेकिन जब इसको मैंने चैट जीपीटी के अंदर डाला तो इसके अंदर और अच्छी तरीके से, सिंपल लैंग्वेज में और बहुत ही अच्छे से इसको जो है वो समझाया गया है। एंड ओरिएंटेड वैल्यू जो है उसको टेलियोलॉजी बोलते हैं, और ये जो मीन्स ओरिएंटेड वैल्यू होती है उसको डीओंटोलॉजी बोलते हैं। यह एथिक्स के अंदर पूरा पढ़ाया ही जाता है। लेकिन अगर ये विजन वाली पीडीएफ आप देखेंगे तो वहाँ पर कहीं पे भी टेलियोलॉजी और डीओंटोलॉजी का नाम का जिक्र ही नहीं था। तो मतलब कि इसके अंदर भी इसने अच्छा परफॉर्म किया है। फिर दूसरी बात कि ये जो मीन्स ओरिएंटेड है, मतलब कि डीओंटोलॉजी है, डीओंटोलॉजी जो है उसके अंदर कांट का बहुत, एम्यूनुअल कांट जो है उसका बहुत ही बड़ा योगदान है। तो एम्यूनुअल कांट है वह डीओंटोलॉजी से जुड़ा हुआ है, यह बात यहाँ पर बताई गई है। लेकिन यह विजन आईएएस वाली जो है उसके अंदर यह बताई ही नहीं थी। तो मतलब कि यहाँ पर भी ये चैट जीपीटी जो है वो जीत जाती है। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि मेंस के अंदर तो ये जो इसका काम जो है वो बहुत ही नेक्स्ट लेवल का है। दूसरी बात, मेंस के अंदर चैट जीपीटी जो है वो बहुत ही यूज़फुल होता है। उसका एक दूसरा रीज़न यह भी है कि कई बार तो क्वेश्चन हमें कैसे पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन कई बार ऐसे ही पूछे जाते हैं कि कोई मान लो कि टॉपिक है, फॉर एग्जांपल समझ लो कि क्लाइमेट चेंज है, तो कि क्लाइमेट चेंज के साथ जुड़े हुए क्वेश्चन कैसे होते हैं। तो क्वेश्चन कई बार होते हैं कि गवर्नमेंट इनिशिएटिव बताओ कि भारत ने रिन्यूएबल एनर्जी के रिगार्डिंग कौन कौन से इनिशिएटिव लिए हैं।
इलेक्ट्रिक व्हीकल को प्रमोट करने के लिए कौन से इनिशिएटिव लिए थे। तो मतलब कि आपको ऐसे 5 इनिशिएटिव के बारे में पता होना चाहिए। तो अगर आपको नहीं पता है तो आप डायरेक्टली लिख लो इंडियन गवर्नमेंट 5 इनिशिएटिव रिगार्डिंग क्लाइमेट चेंज, रिगार्डिंग रिन्यूएबल एनर्जी, तो यह आपको लिस्ट दे देगा। दूसरा क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाता है, इश्यूज़ या फिर चैलेंजेस, कोई भी टॉपिक है तो उसके अंदर इश्यूज़ और चैलेंजेस, जैसे कि इश्यूज़ रिलेटेड विथ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इश्यूज़ रिलेटेड विथ अपॉइंटमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजेस, इश्यूज़ रिलेटेड विथ कॉलेजियम। तो यह इश्यूज़ जितने भी रहते हैं तो वो भी आप यहाँ पर बता देंगे कि भाई मुझे इसके रिगार्डिंग इश्यूज़ चाहिए, तो ये जो है वो आपको बता देगा। फिर कई बार क्या होता है कि वे फॉरवर्ड जो है वो आप लिख सकते हैं, तो वहाँ पर भी आपको वो भी आपको यहाँ से मिल जाएगा। अभी चलिए हम कुछ और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि इश्यूज़ रिलेटेड विथ ई वेस्ट मैनेजमेंट इन इंडिया। भारत के अंदर ई वेस्ट को मैनेज करने के कौन कौन से इश्यू है, तो यहाँ पर ये पूरे के पूरे इश्यू दे देंगे कि ई वेस्ट के रिगार्डिंग लैक ऑफ अवेयरनेस, लोगों के अंदर अवेयरनेस नहीं है कि ई वेस्ट को किस तरीके से मैनेज करना है। फिर इनफॉर्मल रिसाइकलिंग सेक्टर, ई वेस्ट का जो पूरे का पूरा सेक्टर है वह इनफॉर्मल तरीके से यह काम करता है। फिर इनएडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर, ई वेस्ट को मैनेज करने के लिए, इसको रिस्टोर करने के लिए या फिर इसको ओवरऑल करने के लिए, रिसाइकलिंग के लिए, डिस्पोजल के लिए टेक्नोलॉजी नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर। पॉलिसी एंड रेगुलेशन गैप्स, अच्छी पॉलिसी और वो सब बनाई नहीं गई। कलेक्शन चार्जेस और एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्स, देखो ये ईपीआर, इसके ऊपर तो यूपीएससी ने एक बार क्वेश्चन भी पूछ लिया है, तो ये इसके बारे में भी इसने बता दिया कि भाई एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वह अच्छी तरीके से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो इश्यूज़, अभी देखो दूसरा एक क्वेश्चन है इश्यूज़ रिलेटेड टू स्पेस डिब्रीज, जो स्पेस जंक है उसके साथ जुड़ी हुई चैलेंजेस या फिर वो क्या क्या है, तो ये भी इसने बता दिया कि कोलाइजन रिस्क, सैटेलाइट सेफ्टी, लॉन्ग टर्म। अभी चलो एक दूसरा भी ले लेते हैं, मैंने सर्च करके ही रखा है। तो SHG इन रूरल डेवलपमेंट, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि सेल्फ हेल्प ग्रुप के ऊपर कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, स्टेट PCS में भी और UPSC में भी। तो रूरल डेवलपमेंट के अंदर, ग्राम्य विकास के अंदर SHG कौन सा रोल प्ले कर सकते हैं, SHG क्या मदद कर सकते हैं कि जिससे रूरल डेवलपमेंट हो सके। तो फाइनेंशियल इंक्लूजन में SHG मदद कर सकते हैं, इनकम जनरेशन में काम कर सकते हैं, हैबिट ऑफ सेविंग। तो यह पूरा का पूरा लिस्ट जो है वो आपको दे देगा, तो आपको एक तरीके से सभी पॉइंट यहीं पर जो है वो मिल जाएंगे। अभी देखो दूसरा मैं आपको एक प्रॉम्प्ट बताता हूँ, यह प्रॉम्प्ट आपके बहुत ही मदद करेगा। यह प्रॉम्प्ट कौन सा है, यह प्रॉम्प्ट आपको इस तरीके से लिख देना है कि इंडियन गवर्नमेंट इनिशिएटिव प्रोग्राम स्कीम टू कॉम्बेट इट, अगर कोई समस्या है तो उसके रिगार्डिंग भारत सरकार की जो इनिशिएटिव है, प्रोग्राम है, स्कीम है वो। दूसरा बेस्ट प्रैक्टिसेस टू कॉम्बेट इट, कई बार क्या होता है कि कोई चीज़ होती है जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट है, जैसे कि क्लाइमेट चेंज है, जैसे कि लैंड स्लाइड है या फिर साइक्लोन वगैरह है, तो उसको कॉम्बेट करने के लिए, उसका सामना करने के लिए वर्ल्ड के अंदर बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या है, ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या है, तो वो हमें नहीं पता होते, लेकिन ये हमें बता देगा कि भाई न्यूजीलैंड में ये कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल चलो साइक्लोन या सुनामी ये सब है, अर्थक्वेक जो है तो उसके रिगार्डिंग जापान जो है वो उसने बहुत ही अच्छा काम किया है। ये जो नेदरलैंड नाम का देश है तो उसने फ्लड के रिगार्डिंग बहुत ही अच्छा काम किया है, तो यह ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस जो है वो हमें दे देगा। फॉरेस्ट फायर है तो फॉरेस्ट फायर के रिगार्डिंग जो स्विट्ज़रलैंड जो है तो उसने अच्छा काम किया है, तो ये हमें दे देगा इसके रिगार्डिंग। फिर अगर कोई ग्लोबल फ्रेमवर्क है, ग्लोबल इंस्टीट्यूशन जैसे कि वर्ल्ड बैंक, IMF या जो और भी जो इंस्टीट्यूशन है, यूनेस्को, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, उसने अगर मान लो कि कोई फ्रेमवर्क दिया है, उसने अगर मान लो कि कोई प्रोटोकॉल दिया गया है, तो वो भी वहाँ पर वो भी इसके अंदर मैंने ऐड कर दिया है कि ग्लोबल इंस्टीट्यूशन कोई अगर इसके ऊपर वर्क कर रहा है तो उसकी रिपोर्ट हमें दे देगा। फिर बेस्ट केस स्टडी ऑफ सिटी, स्टेट और कंट्री विच कॉम्बेट दिस चैलेंज, तो यहाँ पर कोई हमने दे दिया। अभी टॉपिक कौन सा है वो हम लिख देते हैं, मान लो अभी लिख देते हैं लैंडस्लाइड के रिगार्डिंग यह हमें ये पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन दे देगा। मैंने आपको पहले एक आध लेक्चर में ये बताया था कि आपको क्या करना है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देनी है इन चैट बॉक्स को, आपको ज़्यादा से ज़्यादा स्पेसिफिक करना है। अभी इसका आंसर जो है वो हमें बहुत ही अच्छी तरीके से मिलेगा, क्योंकि हमने सब कुछ एक एक तरीके से अच्छी तरीके से लिख दिया है, इसीलिए तो आपको यह प्रॉम्प्ट याद रखना है। अभी चलो लैंडस्लाइड के रिगार्डिंग यह हमें बता दिया। देखो भारत सरकार के जो ये लैंडस्लाइड के रिगार्डिंग क्या क्या है, तो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ये इसका काम करती है। फिर बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या है टू कॉम्बेट लैंडस्लाइड उसकी बेस्ट प्रैक्टिस है। तो सबसे पहले तो अर्ली वार्निंग सिस्टम, मॉनिटरिंग और डिटेक्ट पोटेंशियल लैंडस्लाइड, फिर प्रॉपर लैंड यूज प्लानिंग करना चाहिए, टेरेस एंड स्लोप स्टेबिलाइजेशन, या ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस करते हैं। ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस बात करें तो क्या है,
तो क्या अर्ली वार्निंग सिस्टम होनी चाहिए। देखो मैंने बोला ना कि इसके अंदर जापान जो बहुत ही आगे है इसके अंदर। जापान का जो सेंडाई फ्रेमवर्क है वो भी इसके रिगार्डिंग ही है। तो जापान के अंदर लैंडस्लाइड के रिगार्डिंग इन्होंने क्या है एडवांस वार्निंग सिस्टम लगा कर रखी है, एक्सटेंसिव रिसर्च और वो सब काम किया है। तो यहाँ पर आप वे फॉरवर्ड में भी बता सकते हैं कि जापान से हमें यह बात सीखने की जैसी है, या फिर जापान के साथ कोलेबोरेशन करके हमें कुछ यह काम करना चाहिए। देखो यहाँ पर सेंडाई फ्रेमवर्क के बारे में बता दिया। सेंडाई फ्रेमवर्क के ऊपर भी यूपीएससी बहुत बार क्वेश्चन पूछ चुका है। ह्योगो फ्रेमवर्क जो है वो भी इसके रिगार्डिंग है। तो अभी देखो आपको यहाँ पर पूरा का पूरा सभी डेटा जो है वो एक ही जगह पर मिल गया। पहले आपको क्या करना पड़ता है, अलग अलग जगह गूगल पर रिसर्च करना पड़ा, लेकिन आपको यहीं पर मिल गया। कोई ग्लोबल इंस्टीट्यूशन है जो लैंडस्लाइड के ऊपर वर्क कर रहा है, तो कि यूनाइटेड नेशंस ऑफिस फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, तो वो इसके ऊपर काम करता है। भारत की कौन कौन सी संस्था है जो इसके ऊपर काम करती है, तो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। आपको क्या करना पड़ता है, अलग अलग ये जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की वेबसाइट चेक करना पड़ता है ये वो, लेकिन यहाँ पर सभी डेटा आपको एक ही जगह पर मिल गया। स्टेट लेवल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी भी है जो लैंडस्लाइड और मिटिगेशन के रिगार्डिंग काम करती है। केस स्टडी इसके, तो नेपाल जो है, नेपाल ने बहुत ही अच्छा एक काम किया है। तो उन्होंने इसके रिगार्डिंग क्या किया है, तो अर्ली वार्निंग सिस्टम बना के रखी है। और दूसरा कम्युनिटी प्रिपेयर्डनेस, कम्युनिटी को ही प्रिपेयर कर दिए। कम्युनिटी जो है, लोगों जो है, पीपल, उसको ही एम्पावरमेंट कर दिए, उसको ही सशक्त बना दिया है ताकि वो ये लैंडस्लाइडिंग के खिलाफ लड़ सके। अभी चलो यही कोई दूसरा टॉपिक ले लेते हैं। चलो ये सेल्फ हेल्प ग्रुप ले लेते हैं, SHG सेल्फ हेल्प ग्रुप। ठीक है, चलो ये और टॉपिक और चेक करते हैं कि क्या देते हैं। तो भारत सरकार की कौन कौन सी स्कीम है, तो NRLM नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन। आपको पता होगा कि इसका एक कंपोनेंट यही है कि SHG को ज़्यादा से ज़्यादा बनाया जाए, रूरल लाइवलीहुड को स्ट्रॉन्ग किया जाए, यह सब। फिर इसके अंदर सेवरल स्टेट्स, तमिलनाडु का जो पंचायत लेवल फेडरेशन है उसका एक केस स्टडी, बेस्ट प्रैक्टिसेस के अंदर क्या दिखा रहा है, तो स्किल ट्रेनिंग और यह सब, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन के बारे में, ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस SHG के। तो देखो बांग्लादेश के अंदर जो ग्रामीण बैंक है, ग्रामीण बैंक बांग्लादेश के अंदर माइक्रो फाइनेंस इनिशिएटिव, तो हमें तो यहाँ पर हमें बांग्लादेश का एग्जाम्पल हम एग्जाम में लिख सकते हैं। सिमिलर कंट्रीज दूसरी ऐसी जो है उसके बारे में भी बताया गया। फ्रेमवर्क की बात करें तो देखो सेल्फ हेल्प ग्रुप बैंक लिंकेज प्रोग्राम, भारत के अंदर एक कमेटी है, उस कमेटी ने ही इसके रिगार्डिंग जो है वो बोला था कि सेल्फ हेल्प ग्रुप है उसको बैंक के साथ लिंक कर देना चाहिए। तो यह भारत की ही यह इंस्टीट्यूशन के बोला था। ग्लोबल इंस्टीट्यूशन की बात करें तो IFAD क्या है, इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, वो इसके ऊपर काम करते हैं। इंडियन अथॉरिटी में क्या है, तो नाबार्ड जो है वो SHG के ऊपर काम करते हैं। बेस्ट केस स्टडी तो बांग्लादेश की जो ये ग्रामीण बैंक है वो। फिर ये मोहम्मद यूनुस जो है वो, मोहम्मद यूनुस का नाम लिख सकते हैं क्योंकि वो इसके फादर है। तो इस तरीके से जो है, चलो अभी एक और ले लेते हैं। अभी एक बहुत ही चर्चा में है नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन, तो उसी को नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन अभी देख लेते हैं कि इसका यह क्या आंसर देते हैं। तो इंडियन गवर्नमेंट इनिशिएटिव नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन, तो एम्बिशियस प्रोग्राम है। बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या है, इंटीग्रेटेड हेल्थ केयर सिस्टम मिलती है, इंश्योरिंग डेटा सिक्योरिटी प्राइवेसी। ग्लोबल प्रैक्टिसेस के बारे में इस्टोनिया जो है, इस्टोनिया नाम का देश, तो उन्होंने भी ये इसी प्रकार का कार्य किया है। तो देखो हमें यहाँ पर ये आइडिया लग गया कि इस्टोनिया भी इसी प्रकार का। इजराइल जो है वो भी डिजिटल हेल्थ सिस्टम जो है वहाँ पर उन्होंने सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस बनाया है, हेल्थ रिकॉर्ड जो है उसको अच्छी तरीके से बनाया गया और वो सब कार्य करते हैं। इसके रिगार्डिंग फ्रेमवर्क का NDHM का फ्रेमवर्क की बात करें तो कॉम्प्रिहेंसिव फ्रेमवर्क है जिसके अंदर डेटा स्टैंडर्ड्स, इंटरऑपरेबिलिटी प्रोटोकॉल्स, सिक्योरिटी मेजर और वो सब दिखाया गया है। फिर अगर ग्लोबल इंस्टीट्यूशन तो WHO इसके ऊपर काम करता है। NDHA भारत के अंदर बात करें तो नेशनल हेल्थ अथॉरिटी इसके ऊपर काम करती है। बेस्ट प्रैक्टिसेस तो यहाँ पर दिया गया है। तो आप यह प्रॉम्प्ट का उपयोग करके मेंस में तो बहुत ही अच्छा जो है वो कामकाज कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना रखते हैं, बाकी मिलते हैं आगे के वीडियो में।